जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य रूप से कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के बायोलॉजी की क्लास लेकर आए हैं, जो हमारी 12वीं क्लास होने वाली है। हमारी पिछली बहुत सारी वीडियो क्लासेस ऑलरेडी हमारी चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो हमारी चैनल पर विजिट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन वीडियोज़ को अवश्य देख लें। काफ़ी दोस्तों सभी के सभी वीडियो क्लासेस काफ़ी इंफॉर्मेटिव और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप उन वीडियोज़ को अवश्य देख लीजिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये बायोलॉजी की क्लास। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो है, डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होता है। दोस्तों डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा ये एक प्रकार की बीमारी है। यहाँ पे हमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आपका इन्फ्लुएंजा होगा। इस बीमारी का नाम आपने सुना होगा तो समझ लीजिए कि आपका ये इन्फ्लुएंजा ही है, ठीक है। डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा ये बीमारी जो है वो किन कारणों से होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इन्फ्लुएंजा और डिप्थीरिया ये दोनों ही बीमारियाँ बैक्टीरिया तथा वायरस से क्रमशः फैलती हैं। यानी कि डिप्थीरिया जो आपका है ये बैक्टीरिया से होने वाला एक प्रकार का रोग है या बीमारी कहें इसे, और उसी प्रकार इन्फ्लुएंजा जो है ये आपका वायरस से होने वाला बीमारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों प्रतिजैविक यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों प्रतिजैविक एक ऐसी औषधि होती है जो कि सूक्ष्म जीवाणुओं से ही प्राप्त होती है, और ये एक प्रकार का तत्व होता है जो कि सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। प्रतिजैविक का यूज करके बहुत सारी दवाइयों का निर्माण भी किया जाता है, और प्रतिजैविक औषधियों के रूप में ही बहुत सारे रोगों का इसका इलाज इसी के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में क्या होता है। यानी आपको पूछा हुआ है कि उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में हृदयों की संख्या कितनी कक्षीय होती है, यही आपको बताना है। तो दोस्तों उभयचर वे प्राणी होते हैं जो कि पृथ्वी पर और जल दोनों ही जगह चल रहते हैं। वहीं सरीसृप जो होते हैं ये आपके रेंगले वाले इसमें अधिकतर आपके जीव आते हैं। तो देखिए उभयचर और अधिकांश सरीसृपों की बात करें तो दोनों में ही 3 कक्षीय हृदय होता है। ऑप्शन नंबर 2 आप देख रहे होंगे, 3 कक्षीय हृदय, यही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वहीं पर अगर आप मेढक की बात कर लें तो मेढक में भी 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, और मेढक जो है ये भी आपका जल में भी पाया जाता है, और इसके साथ साथ यह स्थल पर भी आपने देखा होगा बहुत बार। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूँ। मेढक जो होते हैं ये आपकी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, हमको यहाँ भी याद आ गया है, तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेढक जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, ये बहुत सारे छात्र नहीं जानते होंगे और लगभग किसी को नहीं पता होगा। ये मेढक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। इनमें आपका एक होता है मेढक, एक आपका होता है मेढक, और दूसरा जो होता है उसे हम टोड के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपने मेढक देखा होगा तो कुछ मेढक जो होते हैं वो पीले रंग के होते हैं, यानी येलो कलर के होते हैं। वहीं कुछ ऐसे मेढक होते हैं जिनका कलर ग्रीन होता है, यानी हरे कलर का उनका कलर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे मेढक ऐसे मेढक जिनका कि रंग पीला होता है वे आपके मेढक कहलाते हैं। वहीं जिनका कलर
हल्का हरा लिए होता है यानी ग्रीन कलर का होता है तो वे आपके टोड होते हैं। तो मेढक और टोड का आपको कलर पूछ सकता है एग्जाम में कि मेढक किस कलर के होते हैं, टोड किस कलर के होते हैं, ठीक है। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से गह अगला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उभयचर में आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा उभयचर में होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है, शल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। बी दिया हुआ है, पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। सी दिया हुआ है आपका, बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। और चौथा दिया हुआ है, बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। तो दोस्तों उभयचर जो होते हैं, क्योंकि अगर इन्हें पंख रहेगा तो ये तो उड़ने भी लगेंगे, यानी ये आकाश में उड़ने वाले भी हो जाएंगे, ठीक है। तो उभयचर ऐसे प्राणी होते हैं जो कि जल के साथ साथ स्थल पर भी निवास करते हैं, रहते हैं। जैसे कि मेढक को ले लीजिए, केकड़ा होता है आपका, ठीक है, ये सब आपके जल में भी रहते हैं। मगरमच्छ भी होता है, ये जल में भी रहता है और पृथ्वी की सतह पर भी रहता है, निकल कर बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है ये आपके उभयचर प्राणी के अंतर्गत आ जाएंगे। बहुत सारे प्राणी हैं। तो देखिए इनमें जो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ है, यानी बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है, ऑप्शन नंबर फोर हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है? नेत्र में यानी मानव के आँख में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए मानव के नेत्र में प्रतिबिंब यानी वह बिंदु जिस पर कि अगर आपके प्रकाश पड़ता है आँख में तो वह आपको वस्तु विजिबल होती है यानी दिखाई देती है। तो देखिए नेत्र में दृष्टि पटल आपका एक भाग होता है। मान लीजिए ये आपका आँख है, ठीक है, ये आपका आँख है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए आँख है। ये आपका एक यहाँ पे होता है अंध बिंदु जिसे कहा जाता है। जब आप मनुष्य जब बुजुर्ग व अवस्था में आ जाता है, वयस्क अवस्था में आ जाता है, तो उसका आँख की रोशनी धीरे धीरे जाने लगती है। तो इसका कारण क्या होता है, ये आपका जो लेंस होता है ना, ये जो आपका लेंस होता है, इस पर आपका प्रकाश पड़ा, तो ये प्रकाश जो है ना ये मुड़ करके आपके अंध बिंदु पर पड़ जाता है। तो अंध बिंदु पर पड़ने वाला प्रकाश आपको विजिबल नहीं होता है, यानी आप उसे देख नहीं सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन भी इससे बनता है कि वह कौन सा आँख में बिंदु होता है जो कि मनुष्य को आँख की रोशनी को बिल्कुल गायब कर देता है यानी छीन लेता है, यानी व्यक्ति को आँख से कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, अंधेरा सा हो जाता है। तो देखिए आपका जो अंध बिंदु होता है, इस बिंदु पर अगर कोई किरण आती है तो आपको कोई भी प्रकाश का किरण पड़ता है तो कोई भी आपको प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है कि नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, तो अंध बिंदु के ठीक ऊपर आपका होता है दृष्टि पटल, ठीक है, और आपका इसी के नीचे होता है कार्निया, ठीक है। तो देखिए जो आपका प्रतिबिंब होता है वो आपका दृष्टि पटल पर पड़ता है, तभी आप उसे देख पाते हैं। तो नेत्र में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है ना, वो कहाँ पर होता है, दृष्टि पटल पर होता है। यानी आपका प्रकाश आ रही है तो अगर आप आपके आँख से मान लीजिए प्रकाश आई, आपकी आँख से टकराई, आपके लेंस से टकराई और ये पराब अंदर गई, अपवर्तित हुई किरण, अपवर्तित होकर किरण क्या होती है, वो आपके दृष्टि पटल पे पड़ती है, जिससे कि आपको प्रतिबिंब दिखाई देता है। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो आपका प्रतिबिंब इसमें मान लीजिए आपका आँख है, ठीक है, तो प्रतिबिंब जो आपका ये दृष्टि पर पड़ता है ना, तो वो जो आँख में आपके जो लेंस होता है ना, इसकी क्रिया क्या होती है कि ये आपके जो प्रकाश को यानी जो भी आपका प्रतिबिंब आप देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब जो बनाता है ना, वो आँख से अपवर्तन के पश्चात वो सीधा बनाता है, जिससे कि आपको कोई भी वस्तु सीधा दिखाई देता है। आपके जो आँख से देखते हैं ना वो वस्तु आपको उल्टा दिखाई देती है, आपका जो लेंस होता है वो आपको उल्टा दिखाती है वस्तु, पर आपके आँख के अंदर जो आपका दृष्टिपटल होता है ये आपके प्रतिबिंब को परावर्तित करके आपको सीधा दिखाई देता है। तो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा यानी प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, तो दृष्टिपटल पर होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि शलाकाओं द्वारा किसका ज्ञान होता है?
दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को रखा हुआ है। देखिए, दृष्टि सलाहकारों द्वारा किसका ज्ञान होता है? दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका ये आँख है, ठीक है? ये आपका आँख है और अगर आप ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए समझ लीजिए आपकी आँख है, ठीक है? तो देखिए आँख के नीचे जो एक भाग होता है ना, पीछे जो आता होता है भाग, इसको हम अंध नाड़ियों के नाम से जानते हैं। नोट कर लीजिएगा। क्या है? ये जो आपकी आँख की परतें होती है ना, 3 परत होती हैं इनमें। इनमें आँख में आपकी कुल 3 परत होती हैं और ये परतें जो आगे जाकर लास्ट में जहाँ मिलती हैं ना, इसको अंध नाड़ियों के नाम से जाना जाता है। दृष्टि सलाइकाओं द्वारा किसका ज्ञान होता है? तो देखिए, दृष्टि सलाइकाएँ जो होती हैं, इसका ज्ञान जो ये आपकी अंध नाड़ियाँ होती हैं, इसका ज्ञान होता है हमें रंग का। ये हमें रंग का बोध कराती हैं कि कौन से कलर को हम देख रहे हैं, ठीक है? जिसके आँख में रंग पहचानने की क्षमता धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है, यानी अगर वो रंग को समाप्त पहचान नहीं सकता है, तो क्या होता है, उसे वर्ण अंधता रोग कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। अगर आपको रंग पहचानने में समस्या आ रही है, यानी अगर आपको लाल रंग काला देखने को लग रहा है, नीला रंग जो है वो आपको काला देखने को लग रहा है, ठीक है? तो इससे इस जो प्रक्रिया होती है, वर्ण अंधता कहलाता है। वर्णांधता यानी वर्ण यानी रंग, तो आपको रंग पहचानने में समस्या आ रही है, वर्णांधता हो जाता है वो, ठीक है? तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, वर्णांधता। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। क्या है? लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लिनियस नाम के एक वैज्ञानिक ने पदानुक्रम के अवरोही क्रम में एक श्रृंखला बनाई हुई थी, जिसके अनुसार वर्ग, संघ, जगत, कुल, वंश, आजाति, इन सभी को एक क्रम में व्यवस्थित किया गया था। लिनियस महोदय ने बताया था कि अगर हम इन सभी को एक क्रम में व्यवस्थित करें, तो सबसे पहले जो हमारा सबसे बड़ा होगा, क्योंकि हम आरोही क्रम में इसको लिखेंगे, तो देखिए सबसे बड़ा जो होगा वो आपका जगत होगा। जगत के अंदर आपके संघ होंगे और संघ के अंदर आपके कई प्रकार के वर्ग के आपके जीव उसमें उपस्थित होंगे और जीवों का जो समूह होगा वो उनका गण कहलाएगा। और प्रत्येक जो गण होता है, यानी प्रत्येक जो एक समुदाय होता है, उसका कुछ ना कुछ कुल होता है, कुछ ना कुछ उसका कुल तो होता ही है। और उसी प्रकार अगर कोई एक अपना कुल है, कुल के माध्यम से ही कुल होगा, तभी तो उसका वंश होगा, और वंश अगर होगा तो वंश की जाति होगी। तो यही लिनियस महोदय ने बताया हुआ था। तो दोस्तों, ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। लिनियस महोदय ने जो आपको ये पदानुक्रम दिया था ना, ये प्रत्येक एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है? तो इसको आपको ये क्रम याद होना चाहिए। अगर आपको ये अवरोही क्रम याद होगा ना, तो अगर आपको ये अवरोही क्रम में यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आरोही क्रम में आपको पूछ लिया, तो आप इधर से उल्टा करके इसको बता सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपको ये क्रम याद होगा, तो आप वो क्रम भी निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इस पे समय दिया। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और हो सके तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति एक दूसरे से कैसे संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसी का रूप है। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? ठीक है, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर भी जो है ऑप्शन नंबर सी ही होगा। अगर आप ध्यान से देखिए, देखिए संघ है, संघ का आपका कोई वर्ग होगा, वर्ग कई वर्ग जो होते हैं गण होते हैं, एक समुदाय के रूप में होते हैं। वहीं आपका प्रत्येक समुदाय का एक कुल होता है कि आप किस कुल से हैं, आप किस कुल से हैं। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, ठीक है? तो देखिए, कुल जो होते हैं वो कुल से ही वंश का निर्माण होता है और प्रत्येक वंश का एक प्रजाति होती है, एक जाति होती है, ठीक है? जैसे कि आपकी अलग अलग जाति होती है, जिसमें कि जनरल, ओबीसी, अलग अलग कास्ट के आते हैं ना। तो ये आपकी प्रजाति को यानी आपकी जाति को प्रदर्शित करता है, डिनोट करता है। वहीं अगर आप से पूछा जाए कि आप किस वंश से हैं, वंश हैं, तो वंश भी होते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ना शूद्र, ये सब आपके वंश के रूप में आ जाएंगे, कुल के रूप में आ जाएंगे। तो सभी आपस में अलग अलग डिवाइड है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपको इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है उसको ही ध्यान देना है। अगर आपको वो क्रम याद हो जाएगा तो इसको देखते ही आप इसका आंसर दे सकते थे, ठीक है? तो वो आपको याद होना चाहिए।
आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोष की यूकैरियोटिक या सुकेंद्र की और प्रकाश संश्लेषक है। तो दोस्तों प्रोटिस्टा संघ के जीवों को हम इस जीव जगत में रखेंगे जो कि एक कोष की यूकैरियोटिक या सुकेंद्र की और प्रकाश संश्लेषक के रूप में आते हैं। यानी इन सभी कोशिकीय के जो जीव होते हैं वो प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया अगला क्वेश्चन, मकड़ियों में कितनी जोड़े आँखें होती हैं? तो मकड़ियों की आँख भी हमें पढ़ना होगा, सोच लीजिए मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होती हैं? तो मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होती हैं बताइए आप? आपने कभी किसी मकड़ी को पकड़ के देखा है? तो जाइएगा और आज घर पे जा कर के किसी एक मकड़ी को पकड़िएगा और उसकी आँखें को देखिएगा कि कितनी आँखें उसकी हैं। और दोस्तों मकड़ियों की जो आँखें आप देखेंगे ना, उसका हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितनी आँखें आपने देखी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, मकड़ियों की कितनी जोड़ी आँखें होती हैं? मकड़ियों की आपकी 4 जोड़ी आँखें होती हैं। 4 जोड़ी यानी कि कुल आँख जो होती हैं वो 8 होती हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको जोड़ी दे दिया है तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जोड़ी दे दिया है तो आपकी 4 जोड़ी होंगी। वही अगर दे दिया होता आपको यहाँ पे जोड़ी नहीं होता, मकड़ियों में कितनी आँखें होती हैं अगर होता, तो मकड़ियों में कुल 8 आँखें होती हैं, जिनमें कि 4 जोड़ी होती हैं। तो इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा और मकड़ियों का जो मैंने बताया ना कि मकड़ी को पकड़िएगा और उसकी आँखें देखिएगा कितनी आँखें हैं, तो देखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको दिखे तो। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा जो होता है वो किसके अवरोधक के रूप में काम करता है? तो देखिए मानव शरीर के त्वचा में तल में एक विद्यमान वसा के रूप में पदार्थ होता है। यानी वसा क्या होता है? अगर आप अपने हाथ को कुछ टाइम तक मुट्ठी बंद करके रखें तो उसमें कुछ आयली आयली कुछ हो जाता है, यानी तेल जैसा लगता है कि आपके हाथ में तेल लगा हो, ठीक है? ऐसा होता है। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है, आपका फेस बहुत ज़्यादा ऑयली जैसा हो जाता है और उस पे बहुत सारे ऑयल जैसे दिखने लगते हैं, जैसे कि कोई तेल जैसा चिकनाई पदार्थ दिखाई देने लगता है। तो ये सब क्या होता है? ये वसा जमा होता है जो कि आपके त्वचा के अंदर जमा होता है। तो ये सब करता क्या है? ये किस प्रकार का अवरोधक का काम करता है? तो ये शरीर की ऊष्मा का क्षय होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, कैसे कर पाता है? ऊंट जो है ये मरुस्थल में रहता है और मरुस्थल में जानते हैं कि दिन में जो तापमान होता है वो बहुत अधिक गर्म होता है, वहीं शाम का जो तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। मरुस्थल में ऐसा ही होता है। तो ऊंट जो होता है वह बिना पानी पिए ही कुछ दिनों तक मरुस्थल में कैसे रह पाता है? तो देखिए ये जो क्रिया होती है ये उपापचय क्रिया को कम करके, यानी जो ऊँट होता है, ये अपने शरीर में उपापचय क्रिया को कम कर लेता है। अपने शरीर के व्यवस्थित कर लेता है अपने शरीर को इस प्रकार से कि वो पानी की जो कमी है उसको दूर कर सके, उसकी पानी जो है उसका यूज़ जो है वो कम कर सके। तो यही आपकी उपापचय क्रिया जो होती है उसको कम कर लेता है। उसके अंदर ये क्षमता होती है कि ऊर्ज जो होता है वो अपने शरीर को मेंटेन कर लेता है और उसके तापमान को नियंत्रित करता है और पानी की जो कमी होती है उसको उपापचय क्रिया के द्वारा कम कर लेता है, मेंटेन कर लेता है और वो लंबे समय तक बिना पानी पिए रह जाता है। और इसका एक कारण ये भी होता है, मानते हैं कि ऊँट जो होता है वो अपने कुबर में पानी जो है उसको इकट्ठा कर लेता है, जमा कर लेता है और उसको यूज़ करता रहता है धीरे-धीरे। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपापचय क्रिया को कम करके मेन वो यही क्रिया करके लंबे समय तक बिना पानी पिए मरुस्थल में रह पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम किस पौधे से प्राप्त होती है? दोस्तों अफीम जो है ये पोस्ते के पौधे से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा और 99% छात्रों को इसका क्वेश्चन का आंसर पता होगा पहले से ही। तो यहाँ पे मैंने आपका रिवीजन भी करा दिया है। अफीम जो है वो पोस्ते के पौधे से पाया जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोको में कौन सा एल्केलाइड होता है? कोको क्या है? तो कोको जो है ये एक प्रकार का ऐसा पौधा होता है। कोको नहीं जानते भैया आप? कोको जो होता है वो एक प्रकार का ऐसा पौधा होता है जिसके द्वारा क्या होता है?
क्या होता है? इसके द्वारा कॉफ़ी का निर्माण होता है। कोको जो है इस फल के द्वारा कॉफ़ी का निर्माण होता है। और देखिए कोको जो है इसका द्वारा हम चॉकलेट का भी निर्माण होता है। देखिए कोको जो होता है इसमें एल्केलाइड होता है और उस एल्केलाइड का नाम है थियोब्रोमीन। तो इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोको में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? तो थियोब्रोमीन पाया जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थियोब्रोमीन, इसको नोट कर लीजिएगा और हो सके तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा है? कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या फिर कैल्शियम है? तो देखिए कैल्शियम तो हमारे शरीर में जो बोन हमारी है, हड्डियाँ जो हमारी हैं वो कैल्शियम की ही बनी हुई हैं। पर प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व की बात किया जाए तो देखिए सबसे अधिक मात्रा में हमारे शरीर में जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कीड़ों में निर्मोचन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? कीड़ों में निर्मोचन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है यह आपको बताना है। देखिए कीड़ों में जो निर्मोचन की क्रिया होती है वो एक डायसोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है या संपन्न किया जाता है, आप कह सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है यहाँ पे एक डायसोन, ये हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को पिछली वीडियो में बताया था और बहुत डिटेल में मैंने इसका आपको बताया हुआ था कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। देखिए प्रोटीन जो है ये आपका एमिनो एसिड में बदल जाता है। एमिनो एसिड में प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड में बदल जाता है जब इसका पाचन होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था या फिर किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार जोनास ई साल के द्वारा किया गया था। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है जोनास ई सॉल्क। क्या? जोनास ई सॉल्क। जोनास ई सॉल्क ने एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया था, खोज किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा और ये क्वेश्चन आपको याद करना होगा। अगर आप इंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और टारगेट आपका गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए ये क्वेश्चन याद करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम क्या है? दोस्तों ये सब क्वेश्चन अध्ययन और उसके क्षेत्र को, विषय क्षेत्र को मैंने ऑलरेडी इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसका नाम है द 5 मिनट शो। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो तुरंत जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। शैवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, यानी फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम शैवालों के और उससे जुड़ी वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? जो आंत है वो सबसे लंबी इनमें से किन जानवरों का होता है? लोमड़ी का होता है, बाघ का होता है, कुत्ते का होता है या फिर खरगोश का होता है? दोस्तों जानवरों में अगर बात कर लें तो सबसे अधिक लंबी जो आंत होती है वो खरगोश की होती है। इन 4 ऑप्शनों में अगर हम देखें तो सबसे लंबी आंत जो होती है वो खरगोश की होती है। वहीं अगर मनुष्य की बात कर लें तो मनुष्य का तो 22 फीट का आंत होता है। तो यहाँ पे हमारा जो पूछा हुआ है जानवरों में, इन 4 जानवरों में तो खरगोश जो होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा खरगोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान से कम होता है। दोस्तों दांतों का जो पीएच मान होता है वो कितना से कम होता है जबकि मुंह में पीएच मान कम होने से सड़न शुरू हो जाती है? यानी आपके जो मसूड़े होते हैं वे कीड़े उसमें पड़ने लगते हैं, यानी एक प्रकार से वो सड़ने लगता है। तो देखिए जब आपके शरीर में आपके दांतों का जो पीएच मान होता है वो 5.5 से कम हो जाता है तो आपके दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन बताइए हमें कि दांतों में जो आपके मसूड़े होते हैं उनसे खून आने लगता है तो वो किस कारण होता है और उसका कारण का निवारण क्या है और उसका जो विटामिन की कमी से होता है, किस विटामिन की कमी से होता है बताइए हमें। तो देखिए बता देते हैं हम आपको। दांतों में जो सड़न होती है ये तो आपका पीएच मान 5.5 से कम होने पर होता है। पर देखिए दांतों में अगर आपका जो
दाँत होता है, इसमें जो मसूड़ें आपकी होती हैं उससे ब्लड आने लगता है, खून आने लगता है। तो इसका कारण क्या होता है? विटामिन सी की कमी। ये सीधा संकेत देता है विटामिन सी की आपके शरीर में कमी है, इसी कारण आपके दाँतों से ब्लड आ रहा है। और दाँतों से ब्लड आ रहा है तो आपके शरीर से विटामिन सी की कमी है, और इसको ठीक करने के लिए आपके शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करना होगा। और इसको पूरा कैसे करेंगे? तो विटामिन सी जो है ये हमें खट्टे पदार्थों में मिलता है। खट्टे पदार्थ में जैसे नींबू, आंवला, संतरा, ये खट्टे पदार्थ अगर आप खाते हैं तो विटामिन सी आपके शरीर में मेंटेन रहता है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, विटामिन सी जो होता है ना, ये आपके शरीर में कभी रुकता नहीं है। विटामिन सी जो होता है ये आपके शरीर में कभी भी एकत्रित नहीं होता है, रुकता नहीं है। विटामिन सी जो है ये आप जब भी मूत्र त्याग करते हैं तो आपके शरीर से विटामिन सी जो है वो निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। इसलिए हमें समय समय पर विटामिन सी जो है इसको लेते रहना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी न हो। और ये हमारे शरीर में एक प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। दांतों को सड़न शुरू हो जाती है तो वो 5.5 से अगर पीएच मान कम होता है तब होता है। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है ये, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो कैसी लगी हमें ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छी लगी, थोड़ा भी आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वीडियो और उसके सॉल्यूशन को देखते रहिए। हमारे चैनल पर आपको सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो क्लासेस अवेलेबल मिल जाएंगे।